नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर, और कैसे ये दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प है कि एआई कैसे डिजिटल सुरक्षा के पूरे माहौल को बदल रहा है। हाँ, जिसे हम एक तरह का साइबर युद्ध क्षेत्र कह सकते हैं, उसे पूरी तरह से रीशेप कर रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी विषय पर थोड़ी रोशनी डालती है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इन्फो सिक्योरिटी यूरोप 2025 में जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा काफी काम की हो सकती है। सही कहा। ये स्रोत बताते हैं कि एआई कैसे हमलावरों के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गया है, और साथ ही बचाव करने वालों के लिए एक मजबूत ढाल भी। बिल्कुल, दोनों पहलू हैं इसके। तो चलिए इस जटिल लेकिन दिलचस्प मुद्दे की थोड़ी परतें खोलते हैं। हमारा मकसद है एआई के इस दोहरे किरदार को समझना कि ये कैसे खतरा भी है और रक्षक भी। और वो जो एआई हथियारों की दौड़ की बात हो रही है, उसे भी देखना जरूरी है। हाँ, तो बहुत संक्षेप में शुरू करते हैं। एआई मतलब मशीनों की वो काबिलियत जिससे वो इंसानों जैसे सोचने समझने वाले काम कर सकें, और इसका एक बहुत अहम हिस्सा है मशीन लर्निंग, एमएल। हाँ, एमएल, जहाँ सिस्टम डेटा से सीखते हैं बिना सीधे तौर पर प्रोग्राम किए हुए। और इसकी असली ताकत है बहुत बड़े विशाल डेटा को समझना, जो शायद हम इंसानों के बस की बात नहीं है। सही। और साइबर सुरक्षा में इसके अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग है। हाँ, जो लेबल किए हुए डेटा से सीखता है, जैसे पुराने मैलवेयर को पहचानना। बिल्कुल। फिर है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो बिना लेबल वाले डेटा में पैटर्न ढूंढता है। ये नए अनदेखे हमलों या कह लीजिए जीरो डे खतरों को खोजने में मदद करता है। हमलावर अक्सर इसी का फायदा उठाते हैं। अच्छा। और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी है, जो ट्रायल एंड एरर से सीखता है, जैसे कोई ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम जो खुद ब खुद बेहतर होता जाए। तो ये जानना जरूरी है कि कब कौन सा तरीका ज्यादा कारगर है। बिल्कुल। और फिर कुछ खास एआई तकनीकें भी हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग। हाँ, ये बहुत जटिल पैटर्न पहचान सकती हैं, जैसे आजकल के एडवांस्ड मैलवेयर को पकड़ने में। और एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भाषा समझती है, फिशिंग ईमेल वगैरह पकड़ने में काम आती होगी। सही। और अब तो जेनरेटिव एआई, जीएआई भी है। वो नया कंटेंट बना सकता है। हाँ, सुना है। हमलावर इसका इस्तेमाल बहुत असली दिखने वाले फिशिंग ईमेल या डीप फेक बनाने में कर रहे हैं। बिल्कुल। और बचाव करने वाले इसे हमले का अभ्यास करने सिमुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तकनीकें, जैसा आपने कहा, हमले और बचाव दोनों के तरीकों को मौलिक रूप से बदल रही हैं। हाँ, यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एआई हमलावरों के लिए एक तरह से ताकत बढ़ाने वाली मशीन, फोर्स मल्टीप्लायर बन गया है। इससे हमलों की रफ्तार, उनका पैमाना और उनकी चालाकी सब बढ़ गई है। हाँ, एनएससीएससी जो यूके की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, उनका भी यही अनुमान है कि अगले 2 सालों में एआई की वजह से साइबर हमलों की संख्या और उनका असर दोनों बढ़ेंगे। और चिंता की बात यह भी है कि अब कम कुशल हमलावर भी ज्यादा खतरनाक हमले कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि डार्क वेब पे फ्रॉड, जीपीटी जैसे एआई टूल आसानी से मिल जाते हैं। सही। शुरुआती स्टेज में देखें तो एआई हमलावरों की मदद करता है जानकारी जुटाने में, रिकॉनेसेंस में, सोशल मीडिया वगैरह से खुफिया जानकारी निकालना। हाँ, ओएसएंट। और सिस्टम की कमजोरियों वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने में भी एआई मदद कर रहा है। अच्छा, कैसे? वो एआई पावर्ड फजिंग और कोड एनालिसिस से कुछ एआई टूल्स ने तो कुछ ही घंटों में जीरो डे कमजोरियां ढूंढ निकाली हैं। अरे बाप रे! इतना ही नहीं, एआई ऐसा मैलवेयर बना सकता है जो पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को बदलता रहे। हाँ, पॉलीमॉर्फिक या मेटामॉर्फिक मैलवेयर कहते हैं उसे। और अब हमले बहुत ज्यादा पर्सनल हो गए हैं। हाइपर पर्सनलाइज्ड सोशल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। चैट जीपीटी जैसे टूल आने के बाद से फिशिंग हमलों में तो बहुत भारी उछाल देखा गया है। और डीप फेक ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल, वो तो सीधी धोखाधड़ी में हो रहा है। हाँ, जैसे वो आरूप कंपनी वाला केस था जिसमें $25 मिलियन का नुकसान हुआ। एफबीआई ने भी चेतावनी जारी की है इसके बारे में। और अब तो एक और नया खतरा है, खुद एआई सिस्टम पर हमले। एआई को ही हैक करना एक तरह से, जैसे डेटा पॉइजनिंग, जहां ट्रेनिंग डेटा में ही गड़बड़ी कर दी जाती है ताकि एआई गलत सीखे। अच्छा। या फिर एडवर्सेरियल अटैक, जो एआई मॉडल को धोखा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो किसी खतरनाक चीज को सुरक्षित समझ ले। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
एआई बचाव को भी तो मजबूत बना रहा है। हाँ, ये बात भी उतनी ही सही है। एआई भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके उन खतरों को पहचान सकता है जो शायद इंसानी नजर से चूक जाएं। तो एआई से चलने वाली खतरा पहचान, थ्रेट डिटेक्शन बहुत अहम हो गई है। आर से जरा भी अलग कुछ होने पर तुरंत अलर्ट करता है। डार्क ट्रेस की तकनीक इसी पर आधारित है। फिर यूजर और एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स (UEB) और नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस (NTA) है। ये सब संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और मालवेयर डिटेक्शन? वो भी बेहतर हुआ है। हाँ, कई ज्यादा स्मार्ट। अब एआई नए मालवेयर वेरिएंट्स को भी पकड़ सकता है, जैसे क्राउड स्ट्राइक का सिस्टम करता है। यहाँ तक कि जीमेल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी फिशिंग और डीप फेक पहचानने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और एआई सिर्फ खतरे पहचानने तक ही सीमित नहीं है, मतलब सक्रिय बचाव में भी मदद करता है। हाँ, प्रोएक्टिव डिफेंस में भी। जैसे एआई ये भविष्यवाणी कर सकता है कि किस सिस्टम की कमजोरी पर हमला होने का ज्यादा खतरा है, ताकि उसे पहले ठीक किया जा सके। सही। और एआई सहायता प्राप्त थ्रेट हंटिंग भी है। इससे सुरक्षा टीम्स छिपे हुए खतरों को ज्यादा तेजी से ढूंढ सकती हैं। डार्क ट्रेस का एआई एनालिस्ट तो जांच में लगने वाला 92% समय बचाता है। ये तो कमाल है। हाँ, और ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स में तो एआई क्रांति ला रहा है। स्वचालित घटना प्रतिक्रिया। बिल्कुल। अलर्ट्स को प्राथमिकता देना, एआई संचालित SOAR प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, और अब तो एजेंटिक एआई या एआई SOC विश्लेषक भी आ गए हैं। एजेंटिक एआई मतलब ऐसे एआई सिस्टम जो खुद से फैसले लेकर काम कर सकते हैं, बिना किसी बने बनाए नियम या प्लेबुक के। IBM का एटॉम एक उदाहरण है। वो खुद ही जांच करके खतरे को रोक सकते हैं। वाह, लेकिन फिर इन एआई सिस्टम्स को खुद भी सुरक्षित रखना जरूरी होगा। बहुत ज्यादा। डेटा पॉइजनिंग या एडवर्सेरियल अटैक से बचाना होगा। तो ये सब हमें ले जाता है एक एआई हथियारों की दौड़ की तरफ। हाँ, बिल्कुल। हमलावर और बचाव करने वाले दोनों लगातार नई एआई तकनीकें बना रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। और ये एजेंटिक एआई जो खुद फैसले लेते हैं, वो इस दौड़ को और तेज कर रहे हैं। यहीं आकर मामला वाकई पेचीदा हो जाता है। और एक बड़ा सवाल उठता है कि एआई का पलड़ा किसकी तरफ भारी है, हमलावरों की तरफ या रक्षकों की तरफ? ये एक मुश्किल सवाल है। NSC का मानना है कि फिलहाल शायद हमलावरों को थोड़ी बढ़त है। क्यों? क्योंकि उनके लिए शुरुआत करना आसान है और वो तेजी से नई चीजें आजमा सकते हैं। लेकिन रक्षकों के पास डेटा विश्लेषण और ऑटोमेशन की ताकत है। बिल्कुल। तो ये संतुलन लगातार बदल रहा है, डायनामिक है। और इसके भू राजनीतिक मायने भी हैं। ताकतवर एआई अब छोटे देशों या ग्रुप्स को भी बड़ी साइबर शक्ति बना सकता है। और ये सब सीधे तौर पे इन्फो सिक्योरिटी यूरोप 2025 से जुड़ता है। हाँ, वहाँ एआई ही मुख्य मुद्दा रहने वाला है। सबसे बड़ा जोखिम, निवेश का सबसे बड़ा कारण और सुरक्षा रणनीति में बुनियादी बदलाव की जरूरत। सुना है वहाँ एआई एंड क्लाउड सिक्योरिटी थिएटर जैसे नए सेक्शंस भी होंगे। हाँ, और चर्चा के मुख्य विषय होंगे डीप फेक का बढ़ता खतरा, खुद एआई सिस्टम्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और नए नियम जैसे यूरोप का EU AI एक्ट। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, क्या समझे हम? सीधी सी बात है, एआई साइबर सुरक्षा के खेल को फंडामेंटली बदल रहा है। ये एक ही समय में सबसे बड़ा खतरा भी है और शायद सबसे बड़ी उम्मीद भी। और ये बदलाव अब स्थायी है, ये वापस नहीं जाने वाला। तो आगे का रास्ता क्या है? लगातार सीखते रहना, अडेप्ट करना, अपनी रणनीति बदलते रहना और नई तकनीकों को अपनाना। भविष्य इंसानों और एआई के मिलकर काम करने में है, कोलैबोरेशन में। हाँ, और हाँ, नैतिक पहलू भी ध्यान में रखने होंगे, जैसे एआई में पूर्वाग्रह या प्राइवेसी के मुद्दे। सही कहा। सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ती हूँ। जरूर। जरा सोचिए, जैसे जैसे दोनों तरफ हमलावर और रक्षक के एआई एजेंट्स ज्यादा स्वायत्त होते जाएंगे, मतलब खुद फैसले लेने वाले, तो क्या साइबर संघर्ष का रूप ही बदल जाएगा? मतलब क्या ये इंसानों की अगुवाई वाली सोची समझी लड़ाइयों से बदलकर पलक झपकते होने वाली मशीन चालित मुठभेड़ों में तब्दील हो सकता है, पूरी तरह ऑटोमेटेड? और अगर ऐसा हुआ तो इसके अनजाने अप्रत्याशित नतीजे क्या हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।